खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी अपने व्यापारियों के शरीर से मांस के टुकड़े क्यों काट लेता था? अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार की किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी? कौन कौन से बाजार लगते थे? महिलाओं को पशुओं के साथ में क्यों बेचा जाता था? इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना के अंदर के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? इसके अलावा अलग अलग इतिहासकारों ने उसके संबंध में जो कथन कहे हैं और उसको एक क्रूर और अत्याचारी शासक बताया है, तो किस प्रकार की क्रूरता और अत्याचार उसके द्वारा दिखाए गए? जहां जहां अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए वहां महिलाएं जिंदा अग्नि में क्यों कूद जाया करती थी, जिसको जौहर कहा जाता था? इसके अलावा तमिलनाडु में पंबन द्वीप का एक मंदिर जिसको ध्वस्त करके वहां पर एक मस्जिद बनाई गई थी। इन संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं, जिसके तहत अलाउद्दीन खिलजी की बाजार प्रणाली भी होगी, सेना के अंदर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उठाए गए कदम भी होंगे, उस समय की न्याय व्यवस्था भी होगी, राजत्व सिद्धांत भी होगा, हुलिया प्रथा भी होगी। इस संपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। इस वीडियो के लिए जो मुख्य सोर्स है वो एक सरकारी किताब है। राजस्थान में क्लास 11th में एक किताब चला करती थी, भारत का इतिहास एवं संस्कृति। अब तो वो किताब नहीं चलती है, पहले चलती थी। अभी तो वर्तमान में एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, लेकिन पहले राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर जो है वो इस किताब को चलाता था। तो इसी के आधार पर इस वीडियो में मैं अपनी समस्त बातें रखने वाला हूं। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका शासनकाल रहा सन 1296 से और 1316 ईस्वी तक का। जुलाई सन 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था और ससुर भी था। तो जुलाई सन 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद स्वयं खिलजी वंश का दूसरा शासक बन गया। हालांकि खिलजी वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1290 में हुई थी। इससे पहले गुलाम वंश था और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासक एक छोटे से बच्चे की हत्या कर दी थी और खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो जैसा जलालुद्दीन खिलजी ने किया वैसा ही उसके भतीजे और उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसके साथ में कर दिया। खैर, इस विषय पर किसी और वीडियो में बात करेंगे कि गुलाम वंश का कैसे अंत हुआ, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी कैसे शासक बना। अभी अलाउद्दीन खिलजी पर हमारा फोकस रखते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया 1296 ईस्वी में। बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। जब वो शासक बना तो उसने खुद को स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी। मतलब मैं दूसरा सिकंदर हूं, उसने ये कहा, मैं पूरी धरती को जीतूंगा। उसकी इच्छा थी दूसरा धर्म चलाने की, लेकिन उसका दिल्ली का एक दोस्त था, दिल्ली का कोतवाल था, जिसका नाम था अला उल मुल्क। उसने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि धर्म चलाना जो है ये तो पैगंबरों का काम है, तो तुम एक काम करो, धर्म चलाने का विचार त्याग दो और पूरे भारत पर तुम आक्रमण करो, अधिकार करो पूरे भारत पर। तो ये धर्म चलाने वाली बात तो उसने छोड़ी और स्वयं को सिकंदर मानकर उसने अलग अलग रियासतों पर, अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। उसने सिक्के भी चलाए थे जिस पर उसने सिकंदर ए सानी लिखवाया था। तो इन दो बातों से आपको अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा के संबंध में तो समझ में आया होगा कि वो स्वयं को कितना बड़ा, कितना महान मानता था। उसने एक सिद्धांत भी दिया था, राजत्व का सिद्धांत, कि भैया सुल्तान जो है, मतलब खुद को सुल्तान कहता था, सुल्तान जो है वो धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि है और वो निरंकुश भी होगा, स्वेच्छाचारी भी होगा। सरल सी भाषा में अगर हम बात करें तो उसके कहने का अर्थ ये था कि यहां धरती पर मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे भगवान का प्रतिनिधि हूं, तुम्हारे अल्लाह का प्रतिनिधि हूं। और एक शासक कुछ भी कर सकता है, उसकी जो मर्जी आए, जैसा मन में आए वो कर सकता है, वो किसी के प्रति कोई जवाबदेह नहीं है। इसको कहा जाता राजत्व का सिद्धांत। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का उस समय उसने जो सिद्धांत दिया था। ठीक है भैया, अब इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं एक इतिहासकार के कथन के साथ में। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर वी.ए. स्मिथ। उन्होंने कहा है अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। ऐसा क्यों कहा? मैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अलग अलग सैन्य अभियान चलाए गए थे उनके संबंध में थोड़ी सी बात कर लेता हूं ताकि यह स्पष्ट हो जाए।
यह विषय। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में और विशेष रूप से राजस्थान में जहां जहां आक्रमण किए थे, वहां की महिलाएं जिंदा अग्नि कुंड में कूद जाया करती थी, यानी जिंदा अपने आप को जला लिया करती थी। कभी आपने नोटिस किया है कि जब होली का अवसर होता है, होली दहन किया जाता है, और जब होली के समीप जाते हैं तो उस आग के कारण कितनी चुभन होती है, कितनी तड़प होती है, कितनी जलन होती है। तो आप जरा एक बार इसको महसूस करके देखिए कि जो महिलाएं जिंदा, और सैकड़ों महिलाएं नहीं, हजारों की संख्या में जो महिलाएं जिंदा अग्नि कुंड में कूद जाया करती थी, किस प्रकार की पीड़ा उन महिलाओं ने भोगी होगी। एक उदाहरण रखता हूं पहले आपके समक्ष। 1298-99 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायकों अलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान के लिए एक सेना भेजी। उस समय गुजरात के शासक थे कर्ण वाघेला। कर्ण वाघेला पराजित हो गए और उनकी पत्नी कमला देवी को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर उनको दिल्ली ले जाया गया और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से शादी कर ली। और किस प्रकार का एक व्यवहार किया होगा, यह बड़ी आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो महिलाओं के साथ में क्या किया जाता था, इसी की वजह से राजपूताना में, राजस्थान में जहां जहां उसने आक्रमण किए, वहां पर महिलाएं जौहर कर लिया करती थी। थोड़ा सा इस विषय को मैं और स्पष्ट करूं, फिर धीरे धीरे आगे की ओर हम बढ़ेंगे। दरअसल जब कभी युद्ध होता था, आक्रमण होता था, और ऐसा लगता था कि अब शत्रु जीतने वाला है और हमारी पराजय होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी अग्निकुंड बनाया जाता था। अग्निकुंड होता था एक, मतलब एक बड़ी जगह होती थी जिसमें लकड़ियां रखकर उनको जलाया जाता था, और एक एक करके महिलाएं, मतलब जो रानियां हैं, दासियां हैं, वो एक एक करके उस अग्निकुंड में कूदना शुरू कर देती थी। इस घटना को कहा जाता था जौहर। और जो योद्धा बाहर शत्रु से लड़ रहे होते थे, वो केसरिया वस्त्र धारण कर लेते थे मरने और मारने के लिए, कि या तो स्वयं मरेंगे या शत्रु को मार देंगे। इस स्थिति को कहा जाता था, केसरिया वस्त्र धारण करके जब वो युद्ध भूमि में उतरते थे तो इसको कहा जाता था केसरिया करना। तो ये दो घटनाएं होती थी, एक केसरिया करना और एक जौहर की घटनाएं। और जब ये दोनों घटनाएं हो जाती थी तो इसको कहा जाता था शाका। ठीक है साहब। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जहां जहां राजस्थान में, राजस्थान के बाहर जहां आक्रमण किए, तो विशेष रूप से राजस्थान की ये जो घटनाएं हैं, ये शाके कहां कहां हुए, एक बार आपको ये अवश्य सुनना चाहिए ताकि आप अंदाजा लगा सके कि कितनी निर्ममता पूर्ण उसने यहां पर अभियान चलाए थे और कितनी हजारों महिलाओं ने जौहर कर लिया था। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर उसका अधिकार हो गया। वहां पर यह शाका हुआ। इस समय वहां के शासक थे रावल रतन सिंह, और उनकी जो रानी थी पद्मिनी, उनके नेतृत्व में बहुत सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया था। इसके अतिरिक्त 1301 में रणथंभौर का शाका हुआ। हालांकि वहां पर महिलाओं ने अग्नि जौहर नहीं किया था, जल जौहर किया था, और वहां के शासक थे रणथंभौर के हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के संबंध में मैं बता चुका हूं एक वीडियो में कि किस प्रकार से अपनी शरण में आए हुए कुछ लोगों की रक्षा के लिए हमीरदेव चौहान ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हालांकि ये नैतिक मूल्य है, ये होने चाहिए। और मैं कई बार कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूं कि बहुत लोग ऐसे लिखते हैं कि नैतिक मूल्यों से हमने क्या हासिल कर लिया। अरे भैया, आने वाली पीढ़ियां उसी व्यक्ति की चर्चा करती हैं जिसमें नैतिकता होती है, उस व्यक्ति की नहीं जो अनैतिक है। खैर, विषय को और आगे बढ़ाते हैं। 1308 में सिवाना पर हमला किया। सिवाना जो वर्तमान में राजस्थान के बाड़मेर में आता है, वहां पर शाका हुआ। वहां के शासक थे उस समय शीतल देव। और सिवाना के संबंध में आप वैसे भी ध्यान रखें, सिवाना को कहा जाता था मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ राठौड़ रियासत होती थी, और जब कभी भी मारवाड़ के राठौड़ों पर संकट आता था तो वो सिवाना में शरण लेते थे। इसीलिए सिवाना को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता था। खैर, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। जालोर में भी शाका हुआ। वहां के शासक थे कानड़देव चौहान। तो कानड़देव चौहान और उनके पुत्र वीरमदेव, ये इनके नेतृत्व में बहुत सारे योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। महिलाओं ने जौहर कर लिया था। तो ये जौहर क्यों कर रही थी? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया कि 1298-99 में गुजरात के कर्ण वाघेला की पत्नी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली थी, दिल्ली ले गया, और किस प्रकार का व्यवहार किया होगा। और वैसे भी वो जहां जहां जीतता था वहां बच्चे और बूढ़ों की तो निर्ममता पूर्ण हत्या कर दी जाती थी। जो बच जाती थी प्रजा उसको मार दिया जाता था, और महिलाओं को ले जाया जाता था, और महिलाएं उनके हरम में पहुंच जाती थी। तो इसीलिए
शत्रु दल के किसी भी पुरुष का या पर पुरुष का स्पर्श उनके शरीर पर ना हो पाए, कोई भी उनके शरीर को ना देखे पर पुरुष। इसीलिए अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हिंदू वीरांगनाएं, हिंदू महिलाएं जौहर कर लिया करती थी। खैर, विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और जैसा राजस्थान सरकार की जो किताब कक्षा 11 में चला करती थी, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, उसमें पेज नंबर 222 पर जो जानकारी दी गई है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को मदुरा भेजा, जिसको मदुरा या मदुरई कहा जाता है, जो वर्तमान में तमिलनाडु में आता है। 1311 में वहां पर हमला किया गया। वहां पांड्य वंश का शासन था और वीर पांड्य वहां के शासक थे। वो पराजित हुए। पराजित होने के बाद उस क्षेत्र को बहुत लूटा गया और ऐसा बताया जाता है कि मलिक काफूर ने उस समय 10 करोड़ टका, इतनी रकम लूटी जो अब तक दिल्ली में लाई गई अब तक की उस समय की सबसे बड़ी रकम थी। और आगे जानकारी दी गई है कि वहां पर एक द्वीप जिसको पंबन द्वीप कहा जाता है और रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, वहां पर एक मंदिर बना हुआ था। उस बड़े मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया मलिक काफूर के द्वारा और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। उस मस्जिद का नाम अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर रखा गया, अलाई मस्जिद। इन सारे अभियानों के अतिरिक्त उसकी क्रूरता और अत्याचार को बताने के लिए और भी बहुत सारे अभियान हैं, लेकिन उन अभियानों की अगर मैं चर्चा करूंगा तो हम जिस विषय की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, बाजार प्रणाली और सेना में भ्रष्टाचार को दूर करने के जो उपाय उसने किए थे, उससे भटक जाएंगे। हालांकि अभियान बहुत सारे हैं, जैसे मालवा में उसने सेना भेजी थी 1305 में, होयसल में भेजी थी, देवगिरी में भेजी थी, ये बहुत सारी जगह उसने सेना भेजी और वहां लूट खसोट की, लोगों की निर्मम हत्याएं की। खैर, अब हम चल लेते हैं एक बार उस विषय की ओर कि उस समय की बाजार प्रणाली क्या थी, महिलाओं को पशुओं के साथ वाले बाजार में क्यों बेचा जाता था, व्यापारियों के शरीर से मांस के टुकड़े क्यों काट लिए जाते थे। तो उस समय देखिए, बाजार जो थे अलग अलग तरह के बाजार होते थे। खाद्यान्न का बाजार अलग, मतलब जहां खाने पीने की वस्तुएं बिकेंगी, उसके अध्यक्ष को कहा जाता था शहना ए मंडी, मतलब जो मंडी का जो अध्यक्ष होता था शहना ए मंडी कहलाता था। वस्त्रों का अलग बाजार होता था, पशुओं के लिए अलग बाजार होता था जहां पशु बिकते थे, घोड़े बिकते थे, और उन पशुओं के साथ ही महिलाओं को भी बेचा जाता था। वो गुलाम, जो गुलाम महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, उनको पशुओं के साथ में बेचा जाता था। दरअसल इन महिलाओं को पशुओं के साथ में इसलिए बेचा जाता था क्योंकि उस समय महिला गुलाम और पशु में कोई अंतर नहीं समझा जाता था। जिस प्रकार से आप बाजार से एक पशु को खरीद कर लाए हैं और वो उसका काम केवल आपकी जरूरतों को पूरा करना है, आपकी सेवा करना है, उसी तरीके से महिला गुलाम का काम भी आपकी जरूरतों को और आपकी सेवा करना, जरूरतों को पूरा करना और आपकी सेवा करना होता था। महिला गुलाम को आप जब चाहो, जैसे चाहो, जिस तरीके से आप यूज में ले सकते थे और वो केवल गुलाम है, उसके कोई अधिकार नहीं होते थे। हालांकि ये गुलाम व्यवस्था जो थी, ये गुलाम प्रणाली जो थी, ये केवल अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं रही थी, पहले भी रही थी और बाद में भी ये रही थी। लेकिन आप जरा सोचिए कि किस प्रकार से उसका अपराध केवल ये है कि वो गुलाम है, उसको बाजार में बेच दिया गया है, उसका खुद का कोई अधिकार नहीं है, उसके साथ जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसको खरीद सकता है और मन भरने के बाद उसको फिर से पशुओं के बाजार में ले जाकर, जहां गुलाम भी बिकते थे, वहां पर फिर से बेचा जा सकता है और कोई दूसरा खरीदार आएगा वो उसको ले जाएगा। तो उस गुलाम महिला का काम तो केवल जिंदगी भर अपने मालिक को सेटिस्फाई करना रह जाता था। खैर, अब बात करते हैं कि व्यापारियों के शरीर से मांस के टुकड़े क्यों काट लिए जाते थे। दरअसल उस समय जो खाद्यान्न बाजार जो होते थे, जहां खाने पीने का सामान बिकता था, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नियम बनाए हुए थे और नियम यह थे कि प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान के बाहर एक रेट लिस्ट लगाकर रखेगा। उसमें प्रत्येक वस्तु का मूल्य और उतने मूल्य में कितनी वस्तु आएगी, यह सारा सब निर्धारित किया हुआ होता था। और यह नियम बना रखे थे कि जो व्यापारी निर्धारित माप से कम तोलेगा, उतना ही मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाएगा। वो खुद भी कई बार बाजार में चला जाता था भेष बदलकर और अलग अलग व्यापारियों से सामान खरीद कर ले आता था, उनको तुलवाता था और देखता था कि किसी ने कम तो नहीं तोला। अगर कम तोला है तो उसके शरीर से मांस के टुकड़े निकाल लिए जाते थे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं कि उस समय मान लीजिए अगर आप होते अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और आप किसी व्यापारी से 10 किलो चीनी खरीद कर लाए, 10 किलो की जगह उसने 8 किलो चीनी आपको दी, तो जो 2 किलो उसने कम चीनी आपको तोली, तो उस व्यापारी के शरीर से 2 किलो मांस उतार लिया जाता था। यह इस प्रकार की व्यवस्था होती थी। हालांकि इसके संबंध में एक इतिहासकार एल्फिंस्टन ने यह कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बहुत ही मूर्खतापूर्ण और क्रूर नियम बनाए थे,
लेकिन फिर भी अपनी शक्तियों के बल पर, अपनी ताकत के बल पर वो सफल सिद्ध हुआ था। तो भैया अगर आज आप इस तरह के मूर्खतापूर्ण नियम बना दो कि आपने 100 ग्राम तेल कम तोल दिया, 100 ग्राम चीनी कम तोल दी, तो 100 ग्राम मांस व्यापारी के शरीर से निकाल लिया जाएगा, तो ये नियम थोड़े से मूर्खतापूर्ण है। इतनी कट्टरता या इतनी क्रूरता हो सकता है उस समय चल सकती थी, आज के आज के समय में नहीं चल सकती। तो इसीलिए एल्फिंस्टन ने यह बात कही है। और ये इस मूल्यों का, वस्तुओं के मूल्यों का जो स्थायित्व था उस दौर में, इसके संबंध में भी एक इतिहासकार ने कहा है, बर्नी ने यह कहा, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उस दौर में बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में स्थायित्व देखने को मिलता है। मिलेगा, आप व्यापारी के शरीर से मांस काट रहे हो तो मूल्यों में स्थायित्व मिलेगा। कौन व्यापारी ऐसा होगा जो चीनी के बदले अपने शरीर का मांस का टुकड़ा देगा। खैर, विषय को और आगे बढ़ाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या किए। देखिए, एक बात समझना, किसी भी शासक के सफल या असफल होने का सबसे मुख्य कारण हुआ करता था उसका सैन्य मैनेजमेंट, मिलिट्री मैनेजमेंट। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य मैनेजमेंट था वो बहुत गजब का था। एक इतिहासकार फरिश्ता इसके संबंध में लिखते हैं, सेना की संख्या के संबंध में, कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना उस समय 4,75,000 की सेना थी उस समय, मतलब 4.5 लाख सैनिक उसके पास में थे। हो सकता है इतनी बड़ी सेना नहीं भी रही होगी तो इसके निकट जरूर सेना रही होगी, 4.5 लाख सैनिक। अब आप जरा ये सोचो, इतनी बड़ी सेना है और उस सेना का अगर मैनेजमेंट ठीक प्रकार से, उसमें अगर भ्रष्टाचार नहीं है, तो वो शासक बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और यही कारण रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जगह जगह आक्रमण किए और उन आक्रमणों में, उन युद्धों में उसकी विजयी रही। सेना के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक तो उसने हुलिया प्रथा अपनाई। हुलिया प्रथा क्या थी कि कोई भी अगर सैनिक है तो उस सैनिक का चित्र बनाकर रखा जाएगा रिकॉर्ड के तौर पर। मान लीजिए अगर आप सैनिक हैं उसकी सेना में, मैं सैनिक हूं, तो हमारा चित्र बनाकर रखा जाता जो संबंधित सैन्य अधिकारी है, ताकि किसी भी प्रकार का फर्जी सैनिक के नाम पर कोई भ्रष्टाचार ना हो सके। सरल भाषा में अपनी बात को समझाता हूं कि मान लीजिए कोई एक सैन्य अधिकारी है, उसके नियंत्रण में, उसके नेतृत्व या निर्देशन में 50 सैनिक हैं। अब उसने क्या कहा कि साहब मेरे पास में 100 सैनिक हैं, तो राजा से तो वो 100 सैनिकों का वेतन उठा लेगा, लेकिन सैनिक कितने, 50 ही हैं, तो 50 सैनिकों को वेतन दे देगा और बाकी 50 का जो वेतन है वो अपने पेट में डकार जाएगा। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार बड़ी आम समस्या होती थी। अकबर के शासनकाल में भी था, बहुत सारे योद्धाओं, बहुत सारे राजाओं के शासनकाल में था। तो इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उसने ये हुलिया प्रथा अपनाई थी और इससे काफी हद तक सेना के भ्रष्टाचार को कम कर दिया गया था। इसके अलावा एक बड़ा कारण और होता था कि आपकी सेना में अच्छे अच्छे घोड़े हैं, लेकिन होता क्या था, उन घोड़ों के स्थान पर ऐसे घटिया किस्म के घोड़े रख दिए जाते थे जो युद्ध के समय आपकी हार के कारण बन सकते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग प्रथा भी अपनाई। दाग मतलब लोहे को गर्म करके और घोड़ों के शरीर पर दाग दिया जाता था, एक चिन्ह बना दिया जाता था ताकि उस घोड़े की अदला बदली ना की जा सके। तो ये सेना के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उपाय किए। सैनिकों को उस समय वेतन दिया जाता था नगद, पैसा, रुपया मतलब टका होता था, सीधे नकद उनको दिया जाता था। और सैनिक अगर कोई एक घोड़ा रख रहा है तो उसको 234 के आसपास टका दिया जाता था। मतलब घोड़े भी अगर आप रख रहे हो तो एक्स्ट्रा आपको पैसे मिलते थे अच्छी किस्म के। एक घोड़ा रख रहे हो तो 234 टका मिलते थे, 2 घोड़े अगर रख रहे हो तो 312 टका मिलते थे। तो इस प्रकार के ये उपाय उसने किए थे। अब एक उपाय और था कि जब कोई भी शासक बनता था तो उसके जो दरबारी होते थे, जो सरदार होते थे, जिनको अमीर वर्ग कहा जाता था, उलेमा वर्ग कहा जाता था, ये लोग क्या करते थे, दरबार में षड्यंत्र करते रहते थे ताकि राजा को नियंत्रण में रखा जा सके। और राजा अगर नियंत्रण से बाहर हो तो उस राजा को हटाकर ऐसे किसी व्यक्ति को शासक बना दिया जाए जो उनके नियंत्रण में हो। गुलाम वंश के दौर में भी ऐसा ही हुआ, बहुत ऐसा हुआ। और बलबन की मृत्यु के बाद तो जो 3 साल में 3 शासक बन गए, तो किस प्रकार का उलटफेर हुआ, कभी और इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये उलेमा वर्ग या अमीर वर्ग, इनका बहुत प्रभाव होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के बाद क्या किया, इस अमीर वर्ग पर नियंत्रण किया। इनको जो पहले जमीन संपत्तियां वगैरह दी हुई थी, सबसे पहले तो उसने वो ली और कुछ नियम बना दिए कि ये अमीर वर्ग बिना राजा की परमिशन के कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव या कोई भी आयोजन अपने घर पर नहीं कर सकते। एक अमीर दूसरे अमीर को नहीं बुला सकता, क्योंकि वहां पर ये जाते थे, बैठते थे, गुटबाजियां होती थी। तो इस प्रकार के नियम बना दिए कि एक अमीर बाकी अमीरों को कोई उत्सव आयोजन में नहीं बुला सकता। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग को बहुत मजबूत कर दिया था, इंटेलिजेंस को।
और इस गुप्तचर विभाग का इतना डर होता था कि दो अमीर या दो सरदार आपस में बात करने में भी डरते थे कि यहां कहीं आसपास में कोई गुप्तचर तो नहीं है जो हमको देख लेगा बात करते हुए और हमारी शिकायत राजा से कर देगा, अलाउद्दीन खिलजी से कर देगा। तो ये इस प्रकार के कुछ उपाय उसके द्वारा अपनाए गए थे। इसके अतिरिक्त न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो न्याय व्यवस्था उस समय की बहुत कठोर थी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सर्वोच्च न्याय अधिकारी था और उसके अधीन जो न्याय करते थे वो थे काजी। तो न्याय भी बहुत कड़ा होता था कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो हाथ काट दिया जाए या उंगली काट दी जाए। अलग अलग सजाएं होती थी, हाथ भी कट सकता है, उंगली भी कट सकती है, पैर काटा जा सकता है, इसके अलावा फांसी पे चढ़ाया जा सकता है, हो सकता है शरीर से मांस की बोटी निकाल ली जाए और फिर छोड़ दिया जाए। तो ये इस तरह की बहुत कड़ी, बहुत कठोर सजाएं होती थी। अलाउद्दीन खिलजी की धार्मिक नीति के संबंध में भी थोड़ी सी जानकारी लीजिए। जैसा एक कथन से स्पष्ट हो जाता है, फिर से उसी किताब का रेफरेंस देता हूं जो राजस्थान की सरकारी किताब है, भारत का इतिहास एवं संस्कृति। उसी में पेज नंबर 222 पर लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के एक काजी की सलाह पर, बयाना का एक काजी था जिसका नाम था मुगीसुद्दीन की सलाह पर हिंदुओं के विरुद्ध बहुत ही कठोरतापूर्ण और क्रूर कार्यवाही की। तो हिंदुओं के विरुद्ध उसकी जो कार्यवाही थी वो बहुत ज्यादा कठोरतापूर्ण हुआ करती थी। और वैसे भी ये बात स्पष्ट है, जहां जहां उसने आक्रमण किए और युद्धों का जो अंतिम परिणाम था, उस परिणाम के बाद जब मतलब उसकी जीत होती थी तो वहां की बची हुई प्रजा के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। तो खैर, ये जो विषय था ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। अब अगला कोई और विषय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।